गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की क्लास में पढ़ेंगे बहुपद। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बहुपद क्या है। और बहुपद में भी आज हम चर्चा करेंगे एक चर वाले बहुपद। तो बच्चों जो भी बहुपद हैं वो दो राशियों से मिलकर बनते हैं, एक चर और एक अचर। चर क्या है, अचर क्या है, तो सीधी सी भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी अक्षर है आपका चर कहलाएगा और गिनती के जो भी अंक हैं वो हमारे अचर कहलाएंगे। चर और अचर राशियां मिलकर बहुपद बनाती हैं। बहुपद कई पदों के हो सकते, एक पदी बहुपद हो सकता है, द्विपदी बहुपद हो सकता है, तीन पदी बहुपद हो सकता है, चतुर्थपदी बहुपद हो सकता है। कहने का आशय ये है कि समीकरण में या बहुपद में जितने पद होंगे वो उतने ही पदी होगा। अगर एक पद है तो एक पदी होगा, अगर उसमें दो पद दिए गए हैं तो दो पदी होगा, और तीन पद हैं तो त्रिपदी होगा। अब बात आती है कि जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं प्रश्नावली, आज चर्चा जो हम करने जा रहे हैं कि बहुपद में भी एक चर है या दो चर है, कैसे है समीकरण। इसी से संबंधित पहला प्रश्न आपका आ रहा है, ये है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो बच्चों प्रश्न को समझना है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर है और कौन कौन नहीं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों जो पहला खंड दिया गया प्रश्न नंबर 1 में 4x² - 3x + 7, इस पर चर्चा करने से पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में हैं और कौन कौन नहीं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो एक चर में वे समीकरण कहलाते हैं जिनमें दिए हुए चर की घात पूर्णांक हो, दिए हुए चर की घात पूर्णांक हो और धनात्मक हो, ऋणात्मक ना हो। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के खंड 2 की, खंड पहले की, कि ये दे रहा है बहुपद व्यंजक, ये दे रहा है 4x² - 3x + 7। तो जहां तक अगर चर की बात आई है तो बच्चों इसमें चर केवल एक ही है और वो कौन सा है, x। जैसा कि बताया गया आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर होंगे वो चर कहलाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी अक्षर है केवल x है, तो वो एक चर में है, क्योंकि x की जो भी घात है यहाँ 2 है और यहाँ जो लिखी नहीं गई है वो 1 पढ़ी जाएगी। अतः और देखा जाए तो ये धनात्मक भी है, तो ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो बच्चों इसमें आपने देखा कि दिया हुआ चर x है, x की सभी घातें पूर्णांक में है, कोई ऋणात्मक नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये दिया हुआ जो व्यंजक है या समीकरण है वो एक चर में बहुपद है। ठीक इसी प्रकार दूसरे खंड में हम देखते हैं, दूसरे खंड में भी हम ये लिख सकते हैं। दूसरा खंड दिया गया है आपका कि y², सेकंड प्रश्न नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है आपका बहुपद दिया गया है y² + √2। जिस प्रकार इसमें आपने देखा था कि ये समीकरण x के पदों में था और ये बहुपद y के पदों में है, और केवल एक ही चर था, इसमें भी एक ही चर है। केवल हम चर की बात कर रहे हैं, अचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी चर की जो चर y है, y की सभी घातें पूर्णांक हैं, अतः यह एक चर रैखिक समीकरण होगा। तो बच्चों जिस प्रकार पहला खंड था वो x के पदों में दिया गया था, ये y के पदों में आता, हम इसे लिख सकते हैं समीकरण में y की घात पूर्णांक है, अतः यह एक चर में रैखिक समीकरण है। अब बात आती है पार्ट नंबर 3 की। तो 3 में जो आपका दिया गया है बहुपद, तो बच्चों जब तीसरे भाग की बात आती है तो ये समीकरण दिया गया है 3√t + t√2। तो बच्चों जब चर और अचर की बात आती है, केवल हमें चर देखना है, अचर पर चर्चा नहीं करनी है। तो चर यहाँ पर हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर t है। t की घातें अगर देखी जाए तो ये पूर्णांक में नहीं है, क्योंकि अगर किसी पर घात चढ़ी होती है और उसे ये वर्गमूल का निशान होता है, तो अगर उसे घात के रूप में लिखते हैं तो t की घात 1/2, इसका मान √t का मान t की घात 1/2 है, जो कि भिन्नात्मक है या पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण में
टी की जो घात है पूर्णांक में नहीं है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो बच्चों तीसरे भाग की बात करते हैं। तो ये तीसरे भाग का बहुपद दिया गया है 3√t प्लस t √2। तो हमने इसमें देखा कि चर की जो घात है, चर हमारा यहाँ t है, t की घात अंडर में है, यानी कि अंडर में कोई संख्या होती है तो उसका मान 1/2 होता है। ये जो 1/2 है पूर्णांक नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण में t की घात पूर्णांक में नहीं है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। बच्चों इसी प्रकार आपका चौथा भाग जो है आपका आ रहा है, उसमें भी हम देखते हैं कि चौथा भाग ये है आपका y + 2/y। तो बच्चों जब कोई चर हर के रूप में होता है तो अगर उसे अंश के रूप में लिखेंगे तो आपका ये जैसे ये है 2/y को अगर हम हर अंश के रूप में लिखना चाहें तो 2 × y की घात -1 हो जाएगी। जैसा कि इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि अगर कोई भी संख्या भिन्नात्मक है, उसके हर को अंश में परिवर्तित करेंगे तो उसकी जो घातें होगी वो अगर हर में माइनस है तो अंश में जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी, और हर में अगर प्लस है तो अंश में जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा जो वाला जो पद है उसमें y की घात जो है -1 है, अतः ऋणात्मक है, पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो हम लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ जब पहले पद की बात करते हैं तो y की घात पूर्णांक में है, लेकिन दूसरे पद में पहुंचते हैं तो ये y की घात जो है ऋणात्मक आती है। तो उसी की चर्चा करेंगे कि समीकरण में द्वितीय पद में y की घात -1 है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है बच्चों, नहीं है। इसी प्रकार आपका पांचवा है बच्चों, पांचवा आप स्वयं कर सकते हैं। पांचवे में 3 चर दिए गए हैं, जबकि बात हो रही है एक चर में बहुपद की। अगर पांचवें प्रश्न को आप देखेंगे तो पांचवा प्रश्न आपका है कि x की घात 10 + y³ और प्लस t की घात 50, यानी कि उसमें x, y और t 3 चर दिए गए हैं, अतः यह एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है। अब हम पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। बच्चों प्रश्न एक बार फिर देख लो। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, और इसमें भी आपके 4 खंड हैं। तो हम देखते हैं बारी बारी से, पहले खंड को देखते हैं। पहला खंड जो आपका है वो आपका है 2 + x² + x। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजक में या निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक, और हमें कुछ चीज नहीं देखनी है, केवल जहां x² लिखा है उसके गुणा में कौन से अंक का गुणा हो रहा है वो देखना है। गुणांक का मतलब कि जिसकी चर्चा कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि x² का गुणांक बताइए, तो हम देखेंगे x² में किस अंक का गुणा हो रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जहां x² के आगे कोई गिनती का अंक नहीं लिखा है वहां 1 छुपा होता है, क्योंकि 1 हर किसी का गुणनखंड होता है। तो बात जब पहले की करते हैं तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक बराबर 1। कोई गुणांक नहीं है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए 1, क्योंकि 1 चाहे संख्या सम हो, चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, 1 हर किसी का गुणांक होता है। दूसरे खंड में देखते हैं, दूसरा खंड आपका दिया गया है 2 - x² + x, तो कोमा करेंगे। और ठीक इसी प्रकार हम यहाँ भी देखेंगे कि हमारा x² के आगे कोई भी अंक नहीं है, केवल माइनस चिन्ह लगा है। यहाँ प्लस लगा था इसलिए 1 हो गया, यहाँ माइनस लगा है तो इसलिए -1 हो जाएगा। आगे लिख देंगे x² का गुणांक बराबर -1। ठीक इसी प्रकार आप बच्चों आप तीसरा देख सकते हैं, चौथा भी देख सकते हैं। तो तीसरे की जब बात करते हैं तो खंड 3 में आपका बहुपद है π/2x² और प्लस x। तो यहाँ बच्चों स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि x² का गुणांक x² को छोड़कर जो भी होगा वो गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x² का
गुणांक बराबर, तो बच्चों यहाँ पाई बाई 2 होगा। ठीक, चौथे अगर खंड की बात करते हैं तो चौथा खंड आपका है √2x + 1। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में ध्यान ये रखना है कि हमें पूछा गया x² का गुणांक। चौथे सवाल की बात करते हैं तो यहाँ x² है ही नहीं, जब है नहीं तो उसका 0 होगा। x² का गुणांक बराबर, ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखें जिसका गुणांक पूछा गया है अगर वो पद है ही नहीं तो हमेशा 0 आएगा। तो ये तो रहा बच्चों आपका दूसरा प्रश्न। अब चर्चा करेंगे तीसरे प्रश्न की। बच्चों जहां तक प्रश्न नंबर 3 की बात है, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। बच्चों प्रश्न को समझना है। बात हो रही है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए इसे किस प्रकार करेंगे। जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि 35 घात का द्विपदी बहुपद, तो बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें पद 2 हों और घात 35 हो। घात किसकी होती है बच्चों? चर की। तो हम कोई भी लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि 2x की घात 35 और प्लस 100। आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें 2x की घात 35 तो लिखनी ही है, x की घात 35 लिखनी है क्योंकि 35 घात वाला लिखना है और दो पद में लिखना है। तो यहाँ आप 2 ना लिख के 8 लिख सकते हैं, यहाँ 100 ना लिख के 9 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। कहने का मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसे या करके इसे ये भी लिख सकते हैं 5x की घात 35 प्लस 56। शर्त यह है कि जो बहुपद लिखो उसकी घात 35 हो और पद 2 हो। अब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में आपको पूछा गया था कि 100 घात वाला एक पदी बहुपद, 100 घात वाला एक पदी बहुपद आपका जो है 100 घातें हों उसकी। आप चाहें तो केवल यही लिख दें कि y की घात 100, जिसमें पद 1 होना चाहिए और दिए हुए चर की घात 100 होनी चाहिए। या आप कुछ भी लिख सकते हैं 16x की घात 100, दोनों ही है। इसके अलावा आप जो भी मन में हो वो लिख सकते हैं, बशर्ते जो कहा गया है वो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। कह रहा था कि 100 घात वाला एक पदी बहुपद लिखना है, हमने इसे y के पदों में लिख दिया, इसे x के पदों में लिख दिया। आप अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर है उसके पदों में लिख सकते हैं, बशर्ते प्रश्न के अनुसार उसकी घात 100 होनी चाहिए। इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 3 देखा। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बच्चों प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। तो जहाँ तक घात की बात होती है तो दिए हुए बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। इसे बच्चों समझ लो, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको ध्यान ये रखना है जब बहुपद की घात की बात आती है तो बहुपद में जो चर दिया गया है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4 का खंड पहला, उसमें आपका दिया गया है। तो बच्चों जैसे कि प्रश्न नंबर 4 में पहले खंड की बात करते हैं और प्रश्न ये कहता है कि दिए हुए बहुपद की घात बताइए, तो उसमें हम क्लियर बता चुके हैं कि जो बहुपद है उसमें दिए हुए चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। जहाँ तक चर की बात है तो पहले समीकरण में x जो है चर दिया गया है और x की सबसे बड़ी घात आप इसमें देख सकते हैं। x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3, तो वही बहुपद की घात होगी। हम याददाश्त के लिए आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि घात बराबर 3, लेकिन और क्लियर करने के लिए दिए गए
बहुपद में चर x की घात सबसे बड़ी 3 है, अतः बहुपद की घात बराबर 3। इसी प्रकार बच्चों सेकंड में आप देख सकते हैं कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें जो चर दिया गया है वो वाई है और वाई की सबसे बड़ी घात कितनी है आप देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं कितनी है 2। तो यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं, अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, ये बात ना लिखकर, ये बात इसलिए लिख दी है कि आपको याद रहे, सीधा सीधा 2 लिख सकते हैं। यहाँ बच्चों जब थर्ड की बात करते हैं तो समीकरण थर्ड में या बहुपद थर्ड में चर हमारा टी है और टी की सबसे बड़ी घात जब कोई दिखाई नहीं दे रही है तो 1 होगी, जिसपे कोई घात ना लगी हो चर पे तो वो 1 कहलाती है। और यहाँ बच्चों जब चौथे की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं इस बहुपद में चर राशि नहीं है, केवल कौन सी है अचर। जब चर राशि नहीं है तो घात 0 होगी, तो घात जो है आपकी 0 होगी। तो इस प्रकार बच्चों आपने ये देखा कि दिए हुए चर की घात जब पूछते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, केवल ध्यान ये रखना है कि दिए हुए बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो बच्चों अब आते हैं प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। 2 चीज़ें पूछी गई हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन से रैखिक हैं और कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं। तो बच्चों जब रैखिक समीकरण की बात आती है तो रैखिक समीकरण वे कहलाते हैं जिसमें दिए हुए चर की घात कोई नहीं होती है, वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और जिसमें दिए हुए चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे द्विघाती कहते हैं, और जिस बहुपद में दिए हुए चर की घात सबसे बड़ी 3 होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो हम देखते हैं जब इसकी बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 में के पहले खंड की बात करते हैं तो बहुपद हमारा x² + x है, यानी कि दिया हुआ चर हमारा x है, x की सबसे बड़ी घात 2 है बच्चों। तो 2 होने के नाते ये द्विघातीय समीकरण होगा, इसे लिख सकते हैं द्विघातीय समीकरण है। ठीक इसी प्रकार बच्चों सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में दिया हुआ चर x है और x की सबसे बड़ी घात 3 है, अतः ये त्रिघातीय समीकरण होगा। सेकंड के बाद थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में दिया हुआ चर y है और y की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघातीय समीकरण होगा। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में हम देखते हैं दिया हुआ चर x है, x की कोई घात नहीं है, अतः यह एक रैखिक समीकरण होगा, एक रैखिक समीकरण होगा। तो नीचे लिख देंगे रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार बच्चों 5वें की बात करते हैं तो 5वें में दिया हुआ चर t है, t की कोई घात नहीं है, अतः यह भी रैखिक समीकरण होगा। बात आती है छठे पार्ट की तो 6 में दिया हुआ चर r है और r की सबसे बड़ी घात 2 है बच्चों, तो ये द्विघातीय समीकरण कहलाएगा, जैसा कि हम चर्चा पहले बता चुके हैं। लास्ट प्रश्न की बात आती है तो लास्ट प्रश्न में दिया हुआ चर x है और x की सबसे बड़ी घात 3 है, अतः यह त्रिघातीय समीकरण होगा। तो यहां लिख सकते हैं
तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा प्रश्न नंबर 5 में कि कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। एक बार फिर बता देना चाह रहे हैं कि दिए हुए बहुपद में अगर चर की कोई घात नहीं है तो वो रैखिक समीकरण होगा, कि सबसे बड़ी घात अगर 2 होगी तो वो द्विघाती समीकरण कहलाएगा, और दिए हुए चर में या चर की सबसे बड़ी घात 3 होगी तो वो त्रिघाती समीकरण होगा। और इन उदाहरणों के माध्यम से आपको क्लियर हो चुका है। तो बच्चों इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। इन और भी प्रश्न होंगे आपके और बुकों से संबंधित, उन प्रश्नों को एक्सरसाइज तौर पर आप हल कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे।